गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अजय, यस सर। पीछे सूरज भगवान को कहीं लगाए हो? यस सर। कह रहे पीछे सूरज भगवान को लगाए हो? नहीं सर, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का फोर्स आता है। अच्छा, बहुत जबरदस्त जलती है ट्यूबलाइट का भाई, यहाँ फोकस तक आता लाइट है। आती है। इसका अगर इस तरीके से करा जाए तो वो भी रहेगा। नहीं अरे ठीक है यार, हम तो इसे मजाक किए हैं बस। अरे तो सीरियस ले लेते हो यार हर बात। ऐसा कुछ नहीं, वैसे बोल रहे थे एकदम पूरा भगवान की तरफ पीछे वाली रोशनी आती है। आ जाएंगे सब लोग तो बता दीजिए। आ गए सर, कर लीजिए स्टार्ट। शुरू किया जाए अब? चलिए तब ठीक है। कल हम कहाँ तक देखे थे? निरपेक्ष निर्धनता तक हुआ था। ठीक है सर 1 मिनट अब रुक अगली जाओ हेडिंग प्लीज। डालेंगे। सर 1 मिनट प्लीज। सर 1 मिनट प्लीज। ओके ओके। कुछ छूट गया क्या सर? लग तो रहा है। ज्यादा छूट गया सर। देखिए अब कह तो रहे हैं रुक जाइए 1 मिनट, तो हमने कहा भैया ठीक है। गिनी कोफिशिएंट नेशन डेवलपमेंट। जी सर, अभी स्टार्ट कर सर प्लीज सर। ठीक है चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी। ध्यान रखिएगा कि हमने जो निरपेक्ष निर्धनता बोली थी, थोड़ा सा समझ लीजिए सब लोग। फ्रंट पे 2-4 लोग रहा करिए ताकि थोड़ा इंटरेक्शन बनता है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। खाली अजय भर रहते हैं, ठीक है, तो जैसे लगता है कि हम भी वहाँ ऑफलाइन जाते हैं जब पढ़ाने ना, तो हम बोर हो गए हैं पढ़ा पढ़ा के कैमरा के सामने, क्या मतलब बड़बड़ बड़बड़ हम बोलते रहते हैं और सुनता रहता, रिकॉर्ड करता रहता, कोई मतलब नहीं रहता। तो कम से कम आप लोग लाइव रहते तो 2-4 लोग कम से कम विजिबल रहा करिए, कम से कम मालूम हो कि हाँ कुछ लोग हैं, नहीं तो अकेले पता चलेंगे यहाँ भी आके हम बड़बड़ा रहे। नहीं सर है। चलिए अब देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता में दोनों में अंतर क्या है कि देखिए हमने एक वर्ड बताया था कि जो निरपेक्ष निर्धनता होती है उसके अंतर्गत एक मापदंड तैयार किया जाता है कि कौन गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है। यानी हमने देखा कि हमने जो डिसाइड किया कि हम गांव के लिए लेंगे 2400 कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी पर डे, और जो शहर है उसके लिए हम लेंगे 2100 किलो कैलोरी पर डे। अब स्थिति देखिए क्या है कि अगर हम ये दोनों लेते हैं तो इसका मतलब कि हमने जो निरपेक्ष यानी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है वहां पर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक पॉवर्टी लाइन पे है एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, और उसके नीचे यानी कि यहां पर गरीबी की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा यहां पर कि कौन व्यक्ति क्या है, कितना गरीब है।
लेकिन अगर हम सापेक्ष निर्धनता की बात करेंगे तो वहां पर हम गरीबी नहीं लेंगे, ज्यादातर गरीबी का आंकड़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि नहीं आ रहा है? क्योंकि जो सापेक्ष निर्धनता है उसमें क्या कहता है कि इसमें उच्च आय वर्ग, यानी कि जो ये मापी जा रही है इसमें क्या कर रहा है, ये उच्च आय वर्ग। और निरपेक्ष में क्या था? निरपेक्ष में था निम्न आय वर्ग। ठीक है, निम्न आय वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि निरपेक्ष में क्या कह रहा है कि निरपेक्ष में कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड से क्या हैं, नीचे हैं, तो हम उन्हें निर्धन मान सकते हैं। मतलब हमने एक लाइन खींच दी कि यहां तक जो पहुंच रहा है, अब जो 2400 कैलोरी पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन पे है, गरीबों भी है। अब इसके ऊपर अभी तक हमने क्या देखा था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन पे एपीएल, और उसके नीचे जो है यानी इस लाइन तक जो नहीं पहुंच पा रहा है 2400 कैलोरी तक, वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो हम एक मापदंड यहां से लेकर ये माप रहे हैं, लेकिन अब हम क्या मापने जा रहे हैं, यहां मापने जा रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की माप हो रही है। तो ये जो माप होगी इसका मतलब कि यहां पर तो अगर देखा जाए हकीकत में हम अपने देश से अगर कंपेयर करें तो यहां तो नीचे वाले इनका मापन ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये वाला है उससे कितना नीचे ये वाले हैं, तो ये यहां ऊपर वाला माप रहे हैं और हम निरपेक्ष में नीचे मापे थे। तो जो निरपेक्ष का हम उपाय कर रहे हैं वो कहां मापेंगे, भारत में कौन सा यूज होगा, एब्सोल्यूट होगा, यस सर। निरपेक्ष होगा। लेकिन अगर हम अमेरिका में मापने का प्रयास करें या विकसित देश में मापने का प्रयास करें, तो हमने कल आपको बताया था कि वहां पर सूट पहन के सब आएंगे, बस अंतर इतना है कि कार लेके सब आएंगे, बस अंतर इतना है कि कोई 1 लाख का सूट पहन के आएगा, कोई 50,000 का पहन के आएगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इनके सापेक्ष हुआ कि नहीं, कहा जाता है ना कि इनके सापेक्ष थोड़ा सा आगे हैं, इनके सापेक्ष थोड़ा सा नीचे हैं। तो हो सकता है कि वहां की स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति 2 लाख का सूट पहन के आ रहा है, दूसरा 1 लाख का आएगा, हो सकता है तीसरा वाला 75,000 का पहन के आएगा, 50,000 का पहन के आएगा, 25,000 का, लेकिन आएंगे सारे लोग क्या, सूट पहनकर। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ की गरीबी मापी जाएगी, यानी विकसित देशों में जो गरीबी का मापदंड आधार तय किया जाता है वो हमेशा कौन सी पॉवर्टी मापी, कौन सी निर्धनता मापी जाती है, सापेक्ष निर्धनता, जिसे आज अभी पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। तो हेडिंग डालिए सापेक्ष निर्धनता। तो यहाँ पर इसलिए हम बता दिए हैं ताकि कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए इसमें पहला जो सेंटेंस हम लिखवाने जा रहे हैं, पहले हिंदी वाले लोग लिखें। इसमें उच्च आय वर्गों, इसमें उच्च आय वर्गों उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तथा निम्न आय वर्गों के बीच बीच तुलना की जाती है, तुलना की जाती है तथा यह देखा जाता है, तथा यह देखा जाता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच, कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है, कितनी असमानता है। कितनी असमानता है। क्लियर हुआ सेंटेंस? कह रहा है कि इसमें उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है, कंपेयर किया गया, और यह देखा जाता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी क्या है, कितनी असमानता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इट कंपेयर्स बिटवीन हाई इनकम ग्रुप, इट कंपेयर्स बिटवीन हाई इनकम ग्रुप्स एंड लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स
and it is seen and it is seen and it is seen how much and it is seen how much inequality is there between different income groups, between different income groups. इनकम ग्रुप्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है कि ये इनसे कितना नीचे है। इसका मतलब कि यहाँ की बात आती है, तो जैसे भारत जब हम निरपेक्ष निर्धनता पढ़ते हैं तो मुद्दा क्या होता है कि किसी के पास 10,000 रुपया है, किसी के पास क्या है 10 रुपया नहीं है, मुद्दा ये उठ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी के पास 1 लाख रुपया है लेकिन किसी के पास 50,000 रुपया है उसके पास भी, ठीक है। तो यहां पर स्थिति आती है कि क्या किया जाता है कि अब अगर देखें तो एक एवरेज लिया जाए कि समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति के अभाव में जो अभाव होता है, यानी कि अगले व्यक्ति के कंपेयर में जो दूसरा व्यक्ति उससे कम खर्च कर रहा है, संपत्ति कम है, आय कम है, ये सारी चीजें कम होने के साथ ही जो ये अभाव है इसी को कैलकुलेट किया जाता है कि इनके सापेक्ष ये क्या है, निम्न है, ठीक है। तो इन्हीं के सापेक्ष वाली जब आप बात आती है तो कंपेयर करके इसी को हम कहते हैं क्या, सापेक्ष निर्धनता। आगे लिखेंगे हिंदी वाले लोग, अर्थात समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में, अर्थात समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में, अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे that is the relative lack of consumption, अर्थात समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, that is the relative lack of consumption, income and wealth of an individuals, औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है, सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे that is the relative lack of consumption, income and wealth of an individual compared to the average person in society is called relative poverty, ठीक है। अब अगर देखिए एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल में क्या लें, अभी हमने ढेर सारा एग्जाम्पल तो आपको पहले ही दे दिया था। सर अमेरिका में जैसे है सूट का कॉस्ट जैसे है कि 1 लाख का सूट है और किसी की मतलब इतने हजार रुपए, तो हम रिलेटिव रिलेशन डाल सकते हैं अंबानी और कॉमन पीपल में एग्जांपल। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास कार है, एक जन को एग्जाम्पल दिया था पहले दिन जब पढ़ा रहे थे, अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास कार है और दूसरे व्यक्ति के पास, अब अगर देखा जाए कि भारत में अगर कह दिया जाए कि इनके पास कार है इनके पास नहीं है, तो हम इस आधार पर भारत में गरीबी माप पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, कार की तो बात बाद में होगी, ठीक है। तो हम इस पे तो माप नहीं सकते। तो अमेरिका में यही मुद्दा है कि एक व्यक्ति के पास कार है, एक व्यक्ति के पास अगर नहीं है, लेकिन उसके पास घर, संपत्ति और इनकम है, लेकिन उसके पास कार नहीं है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो वो उस अपेक्षा, उसके सापेक्ष वो क्या मान लिया जाएगा, गरीब मान लिया जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि जैसे
अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट, जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, कार नहीं है, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट, कार नहीं है। अब ये बताइए अगर हम इसको भारत में करें तो क्या वांछनीय होगा? नहीं, नहीं होगा। गलत हो ठीक है, जाएगा सर। तो बस अब सर, नोट करके एक पॉइंट सबसे लिखिए। पहले तो सबसे पहले तो यहीं पर दिया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका, तो इंडिया एक तरीके से एक अल्प विकसित है और अमेरिका विकसित देश है, यहीं पर दिया जाएगा। हाँ, अगर यहीं हम पर ही ओवरऑल अपन और अगर हम नहीं नहीं ठीक है, ये तो दोनों, जैसे ये विकसित देशों में मापने का क्या है तरीका है, सापेक्ष जो निर्धनता है और निरपेक्ष। अब देखिए अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को लेके चलें, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को लेके चलें तो अब अमेरिका के कंपेयर, अमेरिका जैसे देश का कंपेयर अगर अपने हम जैसे देश के से करें या पाकिस्तान से करें या कोई ऐसा देश हो जो अल्प विकसित हो उससे करें, तो अमेरिका के अगर देखा जाए तो अमेरिका के सापेक्ष हम गरीब हैं कि नहीं है? हम पूरा देश से उठा ले रहे हैं। जी सर। क्यों? क्योंकि अब हम सरकार की इकोनॉमी देख रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है? लगभग 22-23 ट्रिलियन है, ठीक। और हमारी इकोनॉमी कितनी है? जुगाड़ तो बनाए थे कि 2025 तक 5 ट्रिलियन कर लेंगे, लेकिन गड़बड़ा गया। ठीक है, 5 ट्रिलियन। तो अब स्थिति देखिए कि अमेरिका की इकोनॉमी है लगभग 22-23 ट्रिलियन और हमारी इकोनॉमी क्या है? 3 ट्रिलियन। तो अमेरिका के अगर देखा जाए तो अमेरिका के सापेक्ष हम गरीब हैं कि नहीं है? ठीक है, यस सर। कंट्री वाली बात की जाए, व्यक्ति की बात, अमेरिका में अगर पर्टिकुलर मापा जाएगा तो वो मापा जाएगा किससे? सापेक्ष से। सापेक्ष। ठीक है, तो अब वहां पर किसको मापा जाएगा? अमेरिका, फ्रांस, जापान, उसके बाद इटली, जर्मनी, इन सबको मापा जाएगा, कनाडा को मापा जाएगा, क्योंकि ये सारे विकसित देश हैं। तो वहां अगर इनके सापेक्ष यानी अमेरिका के सापेक्ष फ्रांस की इकोनॉमी कम है, अमेरिका के सापेक्ष जर्मनी की इकोनॉमी कम है, अमेरिका के सापेक्ष ब्रिटेन की इकोनॉमी कम है, लेकिन अमेरिका के सापेक्ष अगर हम देखें तो क्या भारत का नाम ले सकते हैं? नहीं सर, सापेक्ष में नहीं लेंगे। अगर व्यक्ति को भी मापना है तो भी विकसित देश में सापेक्ष मापेंगे। अगर हम विकसित समाज को लेके चलें या विकसित कंट्री को लेके चलें तब भी वहां पर सापेक्षिक, यानी कहा जाता है ना कि यह जो माप है यह हमेशा विकसित देशों में यूज की जाएगी। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, सापेक्ष निर्धनता का मापन अधिकतर विकसित देशों में अपनाया जाता है, या इसका प्रयोग अधिकतर विकसित देशों में किया जाता है। यानी दिस मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अब आप लोग नोट लिखिए, पॉइंट नीचे नोट करके। अब यहाँ ग्राफ बनवाना हम कैसे बनवाएं? अब आप लोग एक काम करिए, हम इशारा कर रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए लिखिए, पहले नोट में लिखिए, लिखिएगा अपना बना के सर कागज दिखा दो, इस तरीके से बना लेना। अच्छा ठीक है, चलिए अभी बता रहे हैं। इसमें लिखिएगा, इसे प्रायः गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। इसे प्रायः इट इज ऑफ्टन मेजर्ड बाय द गिनी कोफिशिएंट। इसे प्रायः गिनी गुणांक, इसे प्रायः गिनी गुणांक, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे प्रायः गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। इट इज ऑफ्टन मेजर्ड बाय द गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व। अब हम रुक जाइए, एक
पेन और कॉपी उठाते हैं तब बताते हैं, कारण कि इसमें क्वेश्चन फंसेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर नहीं तो आप इसको बाद में भी बना के ग्रुप में सेंड कर देंगे तो हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, इस पे भी तो स्क्रीन आ जाएगी वैसे जो मोबाइल की आती है लिखने वाली। जी सर, आ जाएगी बिल्कुल। बाकी सौरभ वो सर बता सुनाई दो दे रहा है तो। आपको? नहीं वो तो चले गए ना, खड़े हो गए, उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। उन्होंने ईयरफोन निकाल दिया धर्मेंद्र जी। वो लिखेंगे पैसे। 1 मिनट लगाने दीजिए उन्हें, अभी पेपर पता लेने के हाँ लिए। हाँ वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं बाबा वाला केस ना हो गया रे तुम यार। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं वो नहीं होगा। वो नहीं होगा करने तो। मैं कह रहा था सर, इसमें मोबाइल में स्क्रीन शेयर हो जाएगा और उस पे आप टच करके कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं। 1 मिनट बस बन गया, आप परेशान ना हो, ये सब सलूशन होता है। अभी सब बना लेंगे, समझदार हैं सब, इशारा काफी है। चलिए ये वाला बनाइए जरा, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला। ये कौन से वाला है? नीचे वाला बनाइएगा, ये वाला। बन गया। बन गया सर। बन गया। यस। चलिए यस अब सर। देखिए, एक बार और दिखाइए सर। लो भाई, तीर की तरह था सर, तीर, वो तीर कमान की तरह, वो धनुष की तरह। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग लिखेंगे 0 और यहां पर भी लिखेंगे 0, यहां पे भी 0 और यहां पर भी 0। यस ठीक, और यहां पर लिखेंगे 1 मैक्सिमम। ठीक है, पहले ग्राफ बनवा दे रहे हैं तब समझाते हैं। अब ये देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, 0 पे कि 1 पे? 1 पे। देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है कर्व। ठीक है, और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट लाइन है, ये जो बीच वाली है एब्सोल्यूट लाइन है, और ये बन रहा है कर्व। तो अब ये जरा इस तरह से डॉट लगाइए जहां सबसे ज्यादा बन रहा है। देखिए ये है, देखिए ओके। जहां सबसे ज्यादा गैप होगा वहीं पर डॉट वाली लाइन लगाइए। ओके सर। बन गया। यस सर। ठीक है, जी अब सर। देखिए इस पे क्या लिखेंगे, ये Yes, sir. है, ये जो बीच वाली लाइन है जो सीधी वाली है, ये क्या है, एक जो फिक्स की गई थी, इसे कहेंगे हम क्या, निरपेक्ष रेखा। निरपेक्ष रेखा, एब्सोल्यूट लाइन। ओके सर। और जो नीचे वाली लाइन है जो कर्व बन रहा है उसके क्या है, ये इसके इस लाइन के सापेक्ष है। ध्यान रखिएगा, यहां लिखेंगे सापेक्ष। सापेक्ष, देखिए निरपेक्ष और सापेक्ष। ठीक, अब देखिए
आपने जो गिनी कोफिशिएंट कहा है इसमें 2 लोग हैं। 2 लोग कौन है? अब इसकी बात हम करते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें लिखिएगा आप लोग, हिंदी वाले लोग पहले लिख लें, उसके बाद हम तब बताते हैं। लिखिएगा गिनी गुणांक, हेडिंग डालिए गिनी गुणांक, अभी बता रहे हैं। गिनी गुणांक लिखिएगा। गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरैडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था। यह लारेंज वक्र से क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा जहां निरपेक्ष लाइन लिखे हैं वहां पे ब्रैकेट में समता रेखा लिख लीजिए, समान रेखा जो है। ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। यह लारेंज वक्र से क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, के नीचे पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेना, तो कहेंगे कि लिखवाए नहीं। चलिए, द गिनी कोफिशिएंट is a measure of statistical dispersion developed by the Italian statistician सांख्यिकी, ठीक है, एंड ना लिखिएगा, कोरैडो गिनी आगे बढ़िए। इट मेजर द इनइक्वालिटी among the value of a frequency distribution ब्रैकेट में लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लेवल ऑफ इनकम। हो गया? जी सर। ठीक है, आगे लिखिए। अ गिनी कोफिशिएंट ऑफ जीरो एक्सप्रेस परफेक्ट इक्वालिटी। A Gini coefficient of 0 express perfect equality। हिंदी वाले लोग लिखिएगा। अब देखिए, हमने कहा क्या कि गिनी गुणांक को, ये तो हो गया कि कोरैडो ने विकसित। यह लारेंज वक्र, देखिए एक वक्र बन रहा होगा, कर्व बन रहा है कि नहीं नीचे आपके जो हम ग्राफ बनवाए हैं उसमें कर्व बन रहा है। उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जगह पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है कि 1 पे आ रहा है? 1 पे।
1 पे आ रहा है, एक ठीक है। तो और देखिए अगर मान लीजिए कि हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ है। अब यहाँ पर देखिए 2 रेखा जो है गई है जो बीच में से, तो आगे जाके भी वो लाइन धीरे धीरे नजदीक हो रही है ना। तो इसका मतलब कि जितना वो दूर होगी, इसका मतलब क्या है कि आय की विषमता उतना क्या हो जाएगी, अधिक होगी उस बढ़ देश में, जाएगी। ठीक है। लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि जहां से शुरू हुई वहां तो नजदीक थे, जहां से शुरू किए हैं। अब देखिए कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए यहां से जो शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ आय की विषमता कम होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ आय की विषमता और कम, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गई है, यहाँ और बढ़ जाएगी, यहाँ और दूर हो गए, यहाँ और दूर हो गए, यहाँ और दूर हो गए। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो मापन है, जो गिनी कोफिशिएंट माप रहा है, उसका मापन कितना है, 0 से 1 माप रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर ये आगे बढ़ रही है, तो फिर जाके ये प्लस कर रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आय की विषमता है, तो जैसे जैसे हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं धीरे धीरे मिलती जाएंगी, हम भी तो क्या है आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो इसका मतलब देखिए 0 से 1 तक पहुंच रहे हैं, और 1 से फिर हम कहां जाएंगे, 0। क्यों? क्योंकि भारत भी तो अब धीरे धीरे क्या है, आय की विषमता धीरे धीरे समाप्त हो रही है भारत में भी। इसी प्रोग्रेस पे तो सरकार लगी है। जब सबको शिक्षा मिल जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, सारी चीजें होंगी, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करेगा। यहाँ तो वही चीजें हैं ना कि वोट तो ले लेंगे वैसे पैसा देके, ठीक है। तो जब जनता पूछने लगेगी कि भैया कि ये अब क्योंकि मुद्दा सारा खत्म हो गया कि आप क्या करने वाले हैं, तो इसका मतलब कि ये पैसा जो आ रहा है ये कहाँ गया। तो जब आप हिसाब मांगने लगेंगे, तो इसका मतलब कि जो सरकार है वो क्या करने लगेगी, फिर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। अब जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमारी इनकम में क्या है, जो अनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए फिर धीरे धीरे हम नजदीक हो रहे हैं ना इस रेखा के। देखिए यहाँ पहुंचे तो फिर लेकिन अभी अब ये बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, या 0 है और 1 से पहले है, तो मध्यम आय की विषमता कहां होगी, 1% सर्वाधिक होगी। हमने क्या कहा, 0 1 पॉइंट दिया है, 1.1 दिया है, और 1 दिया है कि 0 और 1 के बीच में 0.5 हाँ 0 और 1 हाँ 0 होगी। ठीक है, 0 और 1 के बीच में क्या होगी, मध्यम होगी। क्योंकि 0 पे क्या होगी, आय की विषमता एकदम कम, मिनिमम होगी, और मैक्सिमम कहाँ होगी आय की विषमता, 1 पर। सबको समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा क्षेत्रफल के अनुमान। हाँ सर वाई एक्सिस पे क्या आएगा इस ग्राफ में, वाई एक्सिस पे पॉवर्टी? देखिए यहाँ पर केवल आएगी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तभी तो आय की विषमता बढ़ती है। तो जो सरकार को यानी अब देखिए, अब एक एग्जांपल बताइए कि हमारे यहाँ जो विधायक और एमपी बनते हैं, उनकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं कि साल भर के अंदर 4 फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं, ठीक है। 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर 4 महीने साल भर के अंदर उनके पास आ जाएगी। तो ये बताइए कि उनको क्या सरकार देती है फॉर्च्यूनर? नहीं देती। कितनी तनख्वाह होगी, बहुत होगी तो 50,000 होगी। तो 12 चौक 48, 12 25 60, मान लीजिए कुछ खाए ही नहीं साल भर, वो अपने तनख्वाह में से एकदम भूखो रह गए कि साल भर कुछ खाएंगे नहीं, हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। तो 12 25 60 6 लाख तो हुआ। तो ये बताइए 1 करोड़ की फॉर्च्यूनर कहां से आई? जब ये जानना पूछना शुरू कर देंगे, तो फिर इस आय की विषमता क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो जो पैसा है फॉर्च्यूनर वाला, वो सब पैसा किसका है, उस क्षेत्र की जनता का। क्या दिए? नहीं दिए ना। तो जब जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे, आपके अपने अधिकार पता चलेंगे, तो अगर वो एक गाड़ी खरीदेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, कभी खरीद लेंगे तभी 6 महीना नहीं हुआ 10 लाख की खरीद लेंगे, तो सब लोग पूछेंगे कि कहां से आया पैसा। तो स्थिति क्या है? तो अब ये बताइए कि हमारा सिस्टम जो है, वो ये जो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं, ये किसका पैसा है? जनता का ही तो पैसा है। तो आय की विषमता हुई कि नहीं, कि विधायक जी और एमपी जी क्या कर रहे हैं, इतना सारा पैसा ले लिए,
और जो जनता में बांटना था, अगर वो 4 फॉर्च्यूनर का पैसा बांटे होते तो सब लोग मारुति 800 खरीद के चलते, कम से कम मारुति सब चलते। लेकिन जिसने जिताया वो तो साइकिल से चल रहा है, और जो जीता वो फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है, वो भी 4-4 गाड़ी, क्या जरूरत। तो ये आय की विषमता की स्थिति। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अनइक्वालिटी, यानी आय की विषमता। और जब आय की विषमता होगी तभी गरीबी की स्थिति क्या है, आती है। क्योंकि जब आय सबकी बराबर होने लगेगी, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी, तो गरीबी की स्थिति कहाँ आएगी। आगे लिखिएगा, कहां तक लिखे हैं कि क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। नहीं सर, ये नहीं लिखा है। अरे भाई लिखवाए तो हैं, काल्पनिक लिख लिया सर। आगे लिखे, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। अंग्रेजी वाले लोग तो लिखवा दिए हैं इक्वालिटी तक, एक्सप्रेस परफेक्ट इक्वालिटी तक। जी अच्छा ठीक, 0 एक्सप्रेस परफेक्ट होता है 0 से, जिसका मान 0 से 1 के बीच में या 1 तक होता है। यदि विषमता अधिक है तो इसका मान क्या होगा, 1। हाँ, यदि विषमता अधिक है तो इसका मान 1 होगा। अधिक की जगह अधिकतम कर लीजिए, मैं बढ़ा दीजिए। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, और यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेंगे। देखिएगा, अ गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0 एक्सप्रेस परफेक्ट इक्वालिटी। यहाँ तक लिख लिए थे सर, लिख लिए थे, उसी में कामा लगा के लिखिएगा, वेयर ऑल वैल्यू आर द सेम, वेयर ऑल वैल्यू आर द सेम। ब्रैकेट में लिखिए आप लोग, वेयर एवरीवन हैज एन, वेयर एवरीवन हैज एन एग्जैक्टली इक्वल इनकम, एग्जैक्टली इक्वल इनकम। हो गया, ब्रैकेट बंद करिएगा। आगे बोले जी। यस सर। देखिए, अ गिनी कोफिशिएंट ऑफ 1 express maximum inequality among the value, among value, among value। यहां पर क्या होगा, where only one person has all income। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यही तो झंझट है, दिक्कत, थोड़ा टाइम लग जाता है। लिखिएगा, यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। ठीक है। अब जो आप लोग ग्राफ बनाए हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें देखिए, इस वाले को आप लिख देंगे, ये तो आपका क्या हो गया, गिनी कोफिशिएंट क्या है, केवल 0 और 1 को हम लेंगे गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या पता लगाता है, गिनी कोफिशिएंट ये बताता है कि एग्जैक्टली विषमता, जो आय की विषमता है वो कितनी है। ठीक है। और जो ये जो बना है, ये इस पे लिखेंगे लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व। जहां वक्र बना है वहां पर डैश लगा के लॉरेंज वक्र लिख देंगे। नहीं, ये जो कर्व खींचा गया है, इसको लिखना लॉरेंज वक्र। अरे भाई वक्र बोले हैं तो हाँ, जो कर्व है, देखिए ये देखिए कर्व बना है ना,
तो ये कर्व, अभी कर्व हमने क्या लिखवाया, ये लारेंज वक्र ही तो है, लारेंज के नाम से बना है, तो ये कर्व हो गया। और जो ये 0 और 1 है ये गिनी कोफिशिएंट है, यानी कि दो विद्वानों ने इसका इजाद किया है, एक कोरेडो गिनी और एक लारेंज ने किया है। तो ये दोनों मिलकर इस ग्राफ को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर पूछता है कि लारेंज वक्र क्या करता है, लारेंज वक्र आय की विषमता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन गिनी कोफिशिएंट क्या करता है, आय की विषमता की क्या करता है, माप करता है कि कितनी है। क्लियर? सर ये कुछ और भी लिखा है इसके पास, बता दीजिए जरा। ये देखिए लिखा हुआ है क्या, ये सापेक्ष लिखा है, ये निरपेक्ष लिखा है, इसे समता रेखा भी लिखवाए हैं। समान रूप से रेखा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देखिए ये समान रूप से रेखा, अगर एक ही रेखा वो समझ में वो आ रही है सर, नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ रहा। देखिए अब और नजदीक कर दे रहे हैं। सही है सर, ओके थैंक यू। ये बना है लारेंज कर्व। ठीक, तो अब ये अब समझ में आया कि लारेंज कर्व क्या बताएगा, आय की विषमता को प्रदर्शित करता है। लेकिन गिनी कोफिशिएंट क्या बताएगा, आय की विषमता की क्या है, वो माप करता है कि कितनी है, कम है कि ज्यादा है। क्लियर? चलिए, इस क्लियर हो गया ना ये सब? आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत में निर्धनता की माप। भारत में निर्धनता की माप। भारत में निर्धनता की माप। भारत में निर्धनता की माप कौन करेगा? अब अंग्रेजी वाले थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना ले, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम हिंदी ही बोलेंगे अब। सर मेन वर्ड्स बस इंग्लिश में बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखेगा। भारत में निर्धनता की माप, भारत में निर्धनता की माप की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना आयोग को दी गई थी। भारत में निर्धनता की माप की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई थी। और योजना आयोग के द्वारा ही, और योजना आयोग के द्वारा ही योजना आयोग के द्वारा ही यह निर्धारित किया गया था, यह निर्धारित किया गया था निर्धारित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 21 किलो कैलोरी प्रतिदिन पर डे पर पर्सन, 2100 किलो कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का ऊर्जा स्तर होगा, का ऊर्जा एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए इसे पैसे में पूछ लिया तो ठीक है, ये तो कैलोरी में ले लिया। अगर मान लीजिए पैसे में पूछ लिया तो क्या हुआ बोलो? 21 रुपए समथिंग ऐसे था ना? नहीं, ये तो दिन का है। अब यहाँ पर आप लोग रुपए में भी लिख लीजिए कहीं ब्रैकेट में। मासिक होगा, ध्यान रखिएगा, ये महीने का होगा। 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र, 816 रुपीस ग्रामीण क्षेत्र और 1000 रुपया शहरी क्षेत्र। इसका मतलब कि गांव वाले व्यक्ति के पास अगर 816 रुपया से कम है तो निर्धन है, और शहर वाले व्यक्ति के पास ये क्या है, उपभोग अगर खर्च इतना नहीं कर पाता है तो निर्धन है। अब सरकार का आंकड़ा है यार, बताओ 816 रुपया महीना में। अच्छा मंथली है, हाँ मंथली है। अब एक दिन का मिल जाए इतना तो फिर मजा आ जाए। 816 रुपया मतलब पर डे मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। तो रूरल की कैलोरी कैसे ज्यादा और अर्बन की कैसे कम? भाई रूरल वाला व्यक्ति जो है वो हार्ड वर्क करता है। आप दिमाग चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, वो फावड़ा और कुदाल चलाता है। ये सर उपभोग व्यय है या उसकी क्रय क्षमता है? मतलब नहीं, ये मासिक व्यय है। हाँ, उपभोग व्यय आएगा ना। हाँ, कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो। अंग्रेजी वाले लोग भी जान लेंगे ये क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर है। अगर इतना खर्च नहीं कर पा रहा है वो, तो वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। खाने पे ठीक है ना? हाँ। अब ये देखिए, अब आप लोग एक हेडिंग डालिएगा, निर्धनता से संबंधित प्रमुख समितियां। निर्धनता से संबंधित प्रमुख समितियां, सम इंपॉर्टेंट कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी, समितियां। सबसे पहले लिखेंगे सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने देखिए एक काम करेंगे, आप लोग इस तरह से फिर बनाइए पॉइंट। यहाँ पे लिखिए सुरेश तेंदुलकर समिति, यहाँ पे लिखिए सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, जिस तरह से हम बनाए हैं यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर समिति लिखिए, और उसके बाद 2 पॉइंट करिए, और नीचे लिखे गरीबी सूचकांक। यहाँ पर लिखेंगे गरीबी सूचकांक, यानी पॉवर्टी इंडेक्स सूचकांक। ऊपर लिखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति, नीचे लिखेंगे गरीबी सूचकांक। इसी में लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरी आपको लिखवाने से बेटर है क्या कि इस ग्राफ को ही बनवा दे, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, यहां 2 चीजें बनाएंगे, एक ग्रामीण भारत यानी रूरल इंडिया, यहां बनाएंगे ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत, और यहां बनाएंगे शहरी भारत, शहरी भारत, इस तरह से। बन गया। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे ग्रामीण भारत के नीचे लिखेंगे 816 रुपया, 816, और शहरी के नीचे लिखेंगे 1000, शहरी के नीचे 1000। ठीक, और उसके बाद यहां से नीचे फिर एरो लगाएंगे, 816 के नीचे एरो लगाएंगे
और यहां लिखेंगे 25.7%, 25.7% गरीबी, पॉवर्टी, 25.7% गरीबी कहाँ? ग्रामीण रूरल ग्रामीण में। और Rural शहरी में area। लिखेंगे 13.7%। क्लियर? और उसके बाद दोनों लाइन को लाके मिला देंगे, ये वाली और ये वाली, और यहां लिखेंगे संपूर्ण भारत में गरीबी, संपूर्ण भारत में गरीबी 21.9%, 21.9%, 21.9%। क्लियर? 21 यानी अगर पूछता है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार ओवरऑल भारत में गरीबी का जो आंकड़ा लिया गया है वो कितना लिया गया? 21.9%। ठीक है। अब देखिए क्या मुद्दा उठा कि जब ये 2011 और 12 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, ध्यान से सुनिएगा, जब 2011 और 12 में तेंदुलकर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो मुद्दा ये हुआ कि काफी विवाद होना शुरू हुआ, काफी विवाद होना शुरू हुआ। अब जब विवाद होना शुरू हुआ कि नहीं, अब ये बताइए कि 816 रुपए में महीने में काम चल पाएगा? आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं चल पाएगा। अगर हम भोजन भी करें तो ये बताइए क्या व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार जितना उसको कैलोरी चाहिए, क्या उसको 816 रुपए में भोजन भी मिल पाएगा? नहीं। अगर 816 रुपया को हम 30 में डिवाइड करें तो कितना बनता है? जरा डिवाइड करके देखिए क्या रुपया बन रहा है पर डे का? 23-24 रुपए बनेगा। 23-24 रुपया। अब ये बताइए कि 24 रुपया में हम क्या खाएंगे? वही पूरी और सब्जी ठेले वाली? वो भी नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। तो क्योंकि 27 रुपए। हाँ 27 रुपये कुछ पैसा। अब ये बताइए कि क्या एक ही टाइम में काम चल जाएगा? नहीं चल। तो अगर दोनों टाइम अगर कैलोरी लेनी है थोड़ी बहुत हमको, तो दोनों टाइम हमको लेना पड़ेगा, तो हमारा 50 रुपया पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि जब आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इस पे विवाद नहीं होगा? विवाद, ठीक है, विवाद बढ़ गया, काफी विवाद हुआ और केंद्र सरकार को फिर से क्या है, दिक्कत होने लगी कि नहीं, अब ये इल्जाम लगने लगा कि ये जो डेटा है ये सरकार दिलवा रही जबरदस्ती, ताकि हम उसी हिसाब से पास करें, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हम सामाजिक योजनाओं पे ज्यादातर पैसा पास करें। तो क्या हुआ कि स्थिति ये आती है कि सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया कि सी रंगराजन की अध्यक्षता में, यानी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट 2011-12 में आने के पश्चात इस रिपोर्ट पर बड़ा विवाद हुआ और इस विवाद के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा रंगराजन समिति का गठन किया गया। रंगराजन समिति का गठन किया गया कि आप बताइए, अच्छा ठीक है, आप आंकड़ा लाइए कितना लाना चाहिए। अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे रंगराजन समिति, रंगराजन समिति। रंगराजन कमेटी। अब वैसे जैसे तेंदुलकर समिति बनाए थे वैसे ही इसका भी ग्राफ बनाइए, ग्रामीण भारत शहरी भारत दोनों। ये गरीबी सूचकांक इसमें भी लिखना है ना सर? हाँ नहीं, अरे कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम है। ग्रामीण भारत में लिखेंगे कितना, इन्होंने कितना बताया था, 816 रुपया। तेंदुलकर ने बताया था 816, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 972 रुपया कर दिए, 972। ठीक,
और गरीबी उन्होंने बता दी, क्या गरीबी बढ़ा दी, क्योंकि इन्होंने लिखा था 25.7%, इन्होंने लिख दिया 30.9%, 30.9%। अब शहर में आते हैं तो शहर में इन्होंने कर दिया 1407 रुपया, 1407। और गरीबी सीधे 2 गुना कर दिया, 26.4। शहर में कितना था सर रुपए में? 1407 रुपया, सात, शहर में रुपए कितना था? 7, 1407, 1407। और जो गरीबी का परसेंटेज है वो कर दिया 26.4। तो इसका मतलब दूसरे डेटे में दूसरा, समझ में आ गया ना? दूसरे डेटा में भारत में गरीबी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। वहां पर भारत में गरीबी 21.9% थी और यहां पर गरीबी 29.9% हो जाएगी। लिख लीजिएगा, वो दोनों को मिलाइएगा इस तरह से और लिखिएगा संपूर्ण भारत में गरीबी 29.9%। 29.9%। ठीक है, लेकिन यार हकीकत में बताएं, व्यवहारिक लैंग्वेज में लगभग गरीबी जानते हैं 41%। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़ा कौन देगा? क्योंकि विपक्षी हमेशा सही बोलते हैं, मालूम है। सरकार की बात न सुनिए, ठीक सुनिए, लेकिन क्या है, विपक्षी की बात हमेशा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्षी हमेशा सही बोलता है। तो अगर देखा जाए एक लोकतंत्र में विपक्ष ही सबसे बड़ा क्या होता है? जनता का सहारा होता है, क्योंकि मित्र वही होता है, कहा जाता है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो आपको क्या है बढ़ा चढ़ा के बोले कि ना अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, गड़बड़ी से विश्वास मत करना, क्योंकि आपका सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी कमियों को निकालता है। तो विपक्ष इसीलिए बनाया गया है, वो तो विपक्ष सरकार की मित्र है, लेकिन हम लोग देख के चलते हैं ना कि जबरदस्ती उन्हें दुश्मन बने पड़े हैं। तो अगर विपक्ष नहीं होगा तो कमियां निकलेंगी नहीं, और एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, और इस समय विपक्ष है नहीं, दिक्कत यही है। तो अखबार और पत्रकार का काम ही है सरकार की आलोचना करना, लेकिन आलोचना करोगे तो फिर समझ लेना क्या होगा तुम्हारा। तो अब लोकतंत्र की परिभाषा तो थोड़ी सी गड़बड़ चली रही है, वो अलग की बात है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि भारत में गरीबी की स्थिति क्या है, क्या क्या। अब यहाँ पर एक चीज, एक समिति का और नाम लोग लिख लीजिएगा, डीटी लकड़ावाला समिति। डी फॉर डॉग, टी फॉर टाटा, लकड़ा वाला, लकड़ी वाला लड़की वाला ना लिखेगा, लकड़ा वाला है। डीटी लकड़ा वाला समिति। डीटी लकड़ा वाला समिति देखिएगा, इसमें लिखिएगा डीटी लकड़ा वाला समिति का गठन, डीटी लकड़ा वाला समिति का गठन भारत में गरीबी मापने के लिए हुआ था। भारत में गरीबी का मापन करने के लिए हुआ था। मापन करने के लिए हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 3 समितियां हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरऑल कि निम्नलिखित में से भारत में ओवरऑल गरीबी मापने का कौन होगा, तो हमेशा नाम आएगा डीटी लकड़ा वाला। अगर पूछता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो तेंदुलकर समिति हो। और रंगराजन समिति का मतलब समझ ही रहे हैं,
क्योंकि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर क्या था, संशय था। तो यहाँ पर आप लोग एक वर्ड लिख लीजिएगा, तेंदुलकर समिति का गठन, उसी में लिखेगा तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो समितियां आपको याद रखनी है, कौन कौन सी। रंगराजन समिति को तो आप जान रहे हैं कि वो तो अर्जेंट में गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों किया गया, उसका मुद्दा क्या था वो क्लियर है। क्योंकि लोगों को ये संदेह था कि जो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई है वह सही क्लियर नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने उसे जल्दी से जल्दी क्या है कि ये मुद्दा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने तेंदुलकर समिति की जगह पर फिर आगे उसको पुनः एक बार आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति के जगह पर, यानी उस रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करने के लिए रंगराजन समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल भारत में गरीबी मापने के लिए, क्योंकि तेंदुलकर समिति का गठन क्यों किया गया, बीपीएल यानी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को की मापने के लिए, और रंगराजन समिति का गठन किया गया क्यों, क्योंकि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कुछ संशय लग रहा था, जिसके कारण तो तेंदुलकर और रंगराजन समिति दोनों लगभग एक बराबर आ जाएगी, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल भारत की गरीबी मापने के लिए कहा जाए कि किसे जिम्मेदारी दी गई है, तो आप हमेशा ऑप्शन चुनेंगे कौन सा, डीटी लकड़ा वाला नहीं। ये नहीं कहा कि इतने बीपीएल हैं, इतने एपीएल हैं, इतने सीपीएल हैं, इतने एलपीएल। डीटी लकड़ा वाले ने कहा कि इतनी % पूरे भारत में गरीबी है। तो हमने देख लिया कि योजना आयोग के अनुसार 3 कमेटी हुई गरीबी मापने के लिए, तेंदुलकर समिति, डीटी लकड़ा वाली समिति और रंगराजन समिति। अब हमने बात की थी यूनाइटेड नेशन की भी ना शुरुआत में, कि वो भी तो मापता है। इसमें बस थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत में गरीबी के स्तर को लेकर, भारत में गरीबी के स्तर को लेकर एक विचार देखने को नहीं मिलता है, एक विचार देखने को नहीं मिलता है। मतलब अंग्रेजी वाले लोग समझ ले सिंपल लैंग्वेज में कि भारत में गरीबी एक स्तर पर देखने को नहीं मिलती है, मिलता है। यूएनडीपी के अनुसार भारत में गरीबी का वास्तविक स्तर, भारत में गरीबी का वास्तविक स्तर 53.4% है, 53.4% है, 53.4%। क्योंकि यूएनडीपी क्या लेती है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। क्योंकि इन्होंने केवल कैलोरी लिया है, वो क्या करती है, वो कई और आयाम लेती है। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 53 कितना बताया सर, 4%। यानी क्या कह रहा है, यूएनडीपी के अनुसार, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार भारत में गरीबी का वास्तविक स्तर 53.4% है। और ये कौन सी चीज यूज करती है, मल्टी डायमेंशनल। हाँ, तो जैसे भारत सरकार का यूज कर रही है, कह रही है कि कैलोरी और रुपया। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थिति है, वो लेगा शिक्षा भी लेगा, स्वास्थ्य भी लेगा, ठीक है। इन सारी चीजों, सारे पहलुओं को 10 मेजरमेंट लेके उसने देखा, उसने कहा कि केवल पेट भरने की बात नहीं है, बाकी और उसके कपड़े, उसके रहने के लिए, इन सारे माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में पूरी तरह से टोटल 100 में से 53.4% यानी 53.5% लोग क्या है,
गरीब हैं। क्लियर है? और जो वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित किया है, ध्यान रखिए, एक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शुरुआत में ही लिखा दिए थे हम। जी सर। बहुआयामी गरीबी निर्धनता सूचकांक याद आया? जी सर, जी सर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ध्यान रखिए कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व बैंक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 यानी 1.25, जैसे हम यहाँ कहेंगे क्या, $1.25, ठीक है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में $1.25 से नीचे खर्च करता है तो वह भारत में गरीब है। अब $1.25 कितना हो गया? 70 रुपया $1 का हो गया, यानी 100 रुपया तो वो ले रही है। और हमारी सरकार 27 रुपया ले रही है दिन भर का। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो हम लोग भी तो गरीबी की रेखा में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मेन मुद्दा बेरोजगारी। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए। क्लियर? सब चीजें समझ में आई? सर और भी तो सर पॉवर्टी काउंट के लिए होते हैं, हेड काउंट हो गया, HDI, वो सारी चीजें अभी लास्ट में पढ़ाएंगे जब हम इसको। देखिए अभी पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब अभी पॉवर्टी पढ़ा लेंगे तो अभी आपको हम सारी चीजें वो पढ़ाएंगे। फूड है, सैनिटेशन है, हेल्थ केयर, एजुकेशन है, कौन कौन सी चीजें ली जाएंगी, MGI है, ठीक है, एम्पावर्ड लाइन है, और उसके बाद आपका हेड काउंट रेशियो है। इन सारी चीजों को हम लास्ट में देखेंगे, ऐसी बात नहीं। बस हम केवल अभी थ्योरेटिकल पोर्शन जितना था कि ताकि चीजें क्लियर हो कि समितियां कौन कौन सी हैं, क्या आधार लिया गया है, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी छूटेगा कुछ नहीं। हाँ। विश्व बैंक के अनुसार जैसे है कि 1.25 अमेरिकी डॉलर पर डे खर्च करेगा तो गरीब नहीं है। तो लेकिन हाँ। सर ये $1.25 जो अमेरिकी डॉलर है, हाँ, इसके हिसाब से देखा जाए तो हर देश के लिए तो लागू नहीं हो पाएगा सर ये, क्योंकि कोई चीज अगर भारत में 10 रुपए की मिलती है तो हो सकता है अमेरिका में वो $1 की मिल रही हो, फिर भी भारत में सस्ती ही रहेगी। हाँ, उसने क्या 10 रुपए की है और अमेरिका में $1 की, फिर भी भारत में सस्ती है ना सर। हाँ तो सस्ती है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि उसने रुपए पे डिसाइड कर दिया है। सब अपने अपने मन से काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ और डिसाइड किया कि हाँ ये चीजें होंगी, और वर्ल्ड बैंक ने कुछ और डिसाइड किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $1.25 अगर मिलता है, उसके नीचे अगर व्यक्ति पाता है तो गरीब है। $1.25 क्या मतलब 100 रुपया तो हम लोग भी खर्च करते हैं ना पर डे 100 रुपया से ऊपर खर्च हो जाता है अगर देखा जाए तो। हम लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए 100 रुपया ज्यादा है पर डे के हिसाब से, क्योंकि उसे देखिए सरकारें यहाँ की अलाउ कर रही है 816 रुपया, 1000 कर देगी, तब भी तो वो बेचारा नहीं खर्च कर पाएगा, 50 नहीं खर्च कर पाएगा। तो मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है, वो अपना निर्धारित करते हैं, मतलब हम मानेंगे अपनी सरकार की। वर्ल्ड बैंक डिसाइड किया है कि $1.5, $2, $4 जितना भी किया हो। बस आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया कि $1.25 विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अगर $1.25 से नीचे अगर आप खर्च करते हैं एक दिन में तो उस देश की जनता क्या है। इसीलिए तो कैसे कंपेयर किया जाएगा कि अमेरिका की अपेक्षा हम क्या हैं, गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े लिए जाएंगे, इस आधार पर इन सारी चीजों को देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब, तो वहां सारी चीजें जो बची हैं, अभी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, बेरोजगारी मेन मुद्दा वही है, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जितनी चीजें बची हैं वो सारी चीजें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन छोटा सा है बस। बोलिए जल्दी। सर रंगराजन समिति वाला जो है ये गरीबी रेखा से नीचे वाला ही है ना? देखिए हमने क्या कहा अभी, इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट थी, वो गरीबी रेखा के नीचे थी। हाँ जी। तो उसी का क्या करने के लिए, उसी का उसको पुनर्प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि बवाल हो रहा था तो उसी वाले सेम है, मतलब वही सेम ही है। तो बस उन्होंने कुछ किया थोड़े ना, उन्होंने थोड़ा सा वही पैसा बढ़ा दिया है, ठीक ठीक, डेटा बढ़ा दिया है बस। ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए सबको हमारी तरफ से गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद।